नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का संज्ञान के ऑनलाइन क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को विदित है कि रीट परीक्षा शीघ्र आने वाली है और आप सभी सुचारू रूप से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हो। मैं प्रभु से आशा व मंगल कामना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और साथ में जो संज्ञान परिवार आपको जो ये ऑनलाइन क्लासेज या इसके साथ में ये जो टेस्ट प्रणाली ली जा रही है, आज तीसरा टेस्ट था, तो मैं आप लोगों को हिंदी विषय के पेपर के बारे में चर्चा करूंगा। हिंदी विषय का पेपर जो है हल करवाऊंगा। तो हिंदी विषय से संबंधित आप लोगों ने आज प्रश्न देखे जो बिल्कुल प्रतियोगिता परीक्षाओं में सेम यू के यू आएंगे, इन पे हम आज जो है बात करने वाले हैं। तो मैं प्रश्न के बारे में डिस्कस करता हूँ और कोई समस्या हुई तो उस समस्या का समाधान भी इसी वीडियो के माध्यम से कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो अपने हिंदी भाषा फर्स्ट में जिनके हिंदी भाषा फर्स्ट थी, उसका जो गद्यांश है, संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। संतोषी व्यक्ति अपने सत्कर्मों से बिना अमृत का पान किए अमर हो जाता है। संतोषी व्यक्ति तृष्णा से दूर रहता है, वह दूसरों से कोई कार्य की आशा नहीं रखता। संतोषी व्यक्ति अथवा सज्जन व्यक्ति जगत के स्वामी होते हैं। ये अपना गद्यांश था और इससे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। नीचे 5 प्रश्न आए हुए, उनके ऊपर हम बात करते हैं। पहला जो प्रश्न था, गद्यांश के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया हुआ है। अब यहाँ पे इस गद्यांश के हिसाब से अपने 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से बताने की कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला जो शब्द था अपना था नेतृत्व। ये जो नेतृत्व शब्द है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। नेत्री जो शब्द होता है ये मूल शब्द मान सकते हैं इसे हम, और ये जो त्वय प्रत्यय हैं, इस त्वय प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है। दूसरा है चचेरा शब्द, दूसरा लिखा हुआ है चचेरा। ये जो चचेरा शब्द है इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है। ये चाचा मूल शब्द है और एरा प्रत्यय लगा हुआ है। ये एरा प्रत्यय लगा हुआ जो संबंध बोधक है, और संबंध बोधक जिसे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत 7 भेद होते हैं, उनमें से एक संबंध बोधक प्रत्यय आया हुआ है। तो ये संबंध बोधक प्रत्यय हो जाएगा चाचा प्लस एरा, और ये प्रत्यय लगे हुए हैं दोनों में। तीसरा जो शब्द है संतोष है। ये जो संतोष शब्द है, इस संतोष शब्द में सम उपसर्ग हो जाएगा। सम उपसर्ग है और सम उपसर्ग प्लस जो तोष मूल शब्द है ये, तो यहाँ पे तोष मूल शब्द हो जाता है और सम जो है ये उपसर्ग है। तो ये तीसरा वाला विकल्प इसमें ठीक रहेगा। चौथा वाला विकल्प भी देखते हैं, चिकित्सक। चिकित्सक जो शब्द है ये चिकित्सा प्लस अक प्रत्यय लगने से बना हुआ है। तो ये बना हुआ है चिकित्सा प्लस अक प्रत्यय, ठीक है। तो ये इन बाकी अगर बात करते, इसमें प्रश्न था कि उपसर्ग का जो है चयन करना है, कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे भी त्वय प्रत्यय है, ये भी त्वय प्रत्यय है, ये सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया। तो तीसरा विकल्प अपना जो संतोष वाला शब्द है ये शुद्ध है, और चौथा जो है इसमें अक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो पहले वाले विकल्प में अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर स, संतोष जो शब्द है ये शुद्ध है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर जो 2 है, संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। रेखांकित शब्द सदा व्याकरण की दृष्टि से हैं। यहाँ पे रेखांकित शब्द कर रखा है सदा। सदा जो शब्द है ये अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये अव्यय या अविकारी शब्द है। ये अव्यय हैं, इसे अविकारी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ विकल्प में जो विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें दिया है सबसे पहले विशेषण दिया है, दूसरा क्रिया, तीसरा सर्वनाम और चौथा क्रिया विशेषण दिया हुआ है। अव्यय का नाम कहीं नहीं दिया हुआ है। तो पहले अगर अव्यय आता तो हम अव्यय करते हैं, लेकिन सदा वहाँ पे अगर बात की जाए तो अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय हैं, संबंध बोधक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। उनमें से जो अव्यय जो है उसका भेद दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा चौथा अपना क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय दिया हुआ है, और क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 भेद होते हैं, काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक और रीति बोधक। तो सदा जो शब्द है ये काल का बोध करा रहा है, ये समय का बोध करा रहा है, तो इसे हम कह देंगे काल बोधक क्रिया विशेषण। काल बोधक क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे विकल्प अपने आ जाएगा काल बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत अव्यय है ये, और अव्यय में भी कौन सा क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण में भी काल बोधक, लेकिन यहाँ विकल्प में अपने दिया हुआ है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, जिसमें तीसरा नंबर जो अपना प्रश्न है उसमें दिया हुआ है व्याकरण की दृष्टि से सत्कर्म है। व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पे शब्द दिया हुआ है सत्कर्म। सत्कर्म जो शब्द है इसको अपने को बताना कि ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ये व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो देखो ये जो सत्कर्म लिखा हुआ है
ये सद प्लस कर्म से मिलके बना हुआ है। अब यहाँ पे सद प्लस कर्म से मिलके बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सच्चे या सही क्रम। अच्छे कर्म जो होते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को ही सत्कर्म कहा जाता है। तो अच्छे कर्म यहाँ पे अच्छा या विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण शब्द है। ये संज्ञा सर्वनाम भी नहीं हो सकता, ये क्रिया भी नहीं है, ये विशेषण शब्द अपना। तो सत्कर्म जो शब्द हो जाएगा, इसमें विशेषण आएगा। तो यहाँ पे अपने को विशेषण वाला विकल्प नंबर 2 सही मानना है। अब प्रश्न नंबर 34 है। प्रश्न नंबर 34 में लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 34 है कि कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत जो शब्द है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प में देखना है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न को शांति से पढ़ना चाहिए, सुचारू रूप से पढ़ना चाहिए, जल्दबाजी भी अपने को नहीं करनी है, आराम से जो है प्रश्न अपने को सभी प्रश्न आते हैं। तो पीयूष जो है ये अमृत का पर्यायवाची है, सोम अमृत का पर्यायवाची है, अरबी जो शब्द है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं होगा। अमी का अर्थ भी अमृत ही होता है, अमृत का पर्यायवाची है। अरबी जो शब्द है ये एक प्रकार की अरबी पारसी भाषा से बना हुआ है, ये एक प्रकार की भाषा है। अरबी पारसी ये भाषा है, और ये लिपि भी हम मान सकते हैं कि अरबी लिपि या अरबी जो है ये भाषा है। अरबी पारसी जो होती है वो भाषा से है, तो ये अरबी भाषा यहाँ पे अमृत का पर्यायवाची नहीं होगा। तो यहाँ विकल्प नंबर 3 अपना जो है ये इसमें अमृत का पर्यायवाची नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। तृष्णा शब्द का विलोम शब्द होता है। तृष्णा शब्द, सबसे पहले तो अपने को विदित होना चाहिए कि तृष्णा क्या होती है। तृष्णा का अर्थ होता है लालसा, यानी किसी को पाने की ज़्यादा से ज़्यादा लालसा रखी जाती है, वो तृष्णा कहलाती है। तो तृष्णा शब्द का विलोम शब्द होता है, तो यहाँ पे विलोम शब्द बताना है, यानी इसका विपरीत शब्द बताना है कि इसका विलोम क्या होगा। तो मग्न, मग्न का अर्थ होता है डूबा हुआ। तृष्णा का अर्थ भी डूबा हुआ ही होता है, किसी की लालसा रखना, किसी कार्य में डूबा रहना या किसी को प्राप्त करने की इच्छा रखना। मग्न का अर्थ भी वही होता है, किसी कार्य में लीन रहना, किसी में मग्न रहना। मानवीय, मानवीय जो शब्द लिखा हुआ है इसका तृष्णा से कोई संबंध है ही नहीं। मानवीय जो शब्द है ये मानव शब्द से बना हुआ है, और इसमें ईय प्रत्यय लगा हुआ है, मानव प्लस ईय। तो ये मानवीय तो विशेषण शब्द हो जाएगा, यहाँ पे तृष्णा का विलोम नहीं है। वी तृष्णा, तृष्णा का विलोम है वी तृष्णा। वी प्लस तृष्णा, वी का अर्थ होता है विपरीत, जिसमें लालसा नहीं हो, जिसमें किसी को पाने की इच्छा नहीं हो, जिसमें किसी को लोभ लालच की स्थिति नहीं हो, वो कहलाती है वी तृष्णा। जो तृष्णा का विपरीत और विलोम शब्द हो जाएगा। तो और चेतन, चेतन जो शब्द है, चेतन का अर्थ होता है किसी की जागृत अवस्था हो सकती है, किसी के प्रति चेतना वाली बात हो सकती है। हिंदी के अनुसार अगर हम इसका अर्थ लें तो चेतना से हैं, और वी तृष्णा यहाँ पे इसका विलोम हो जाएगा। तो विकल्प नंबर जो है 6 या 3 वी तृष्णा इसमें सही माना गया है, विलोम शब्द हो जाएगा वी तृष्णा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो निर्देश 36 से 40 पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे ये गद्यांश है, इसमें लिखा हुआ है विक्षिप्तों तथा बात, ये प्रश्न थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गलत मिस्टेक है। तो विक्षिप्तों और बात व्यथितों, विक्षिप्तों बात व्यथितों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई। सीता ने अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत नीतिज्ञ और समाशील तपस्वी तक ने असत्य मन्युर्भर्ताग्रे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। यहाँ पे देखो, इससे गद्यांश से संबंधित प्रश्न नंबर 36 है। इसी गद्यांश में से प्रश्न पूछा गया है, और इसमें लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये स्त्री शब्द है, इस स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पूछा है कि स्त्री जो शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसमें वनिता जो शब्द होता है, ये वनिता ये स्त्री का पर्यायवाची है। ललना जो शब्द होता है ये भी स्त्री का पर्यायवाची है। तीसरा आया है पानी। पानी का अर्थ होता है संस्कृत में हाथ से, पानी का अर्थ होता है हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 3 जो है पानी, ये हाथ से संबंधित है। कामिनी, कामिनी का अर्थ भी जो है यहाँ पे स्त्री से ही है, तो ये सब स्त्री के पर्यायवाची है। विकल्प नंबर 3 जो है पानी, यहाँ पे पानी का अर्थ होता है अपने हाथ से रिलेटिव है। तो ये प्रश्न नंबर 36 में ऑप्शन नंबर 3 से आ जाएगा, पानी यानी हाथ, यानी ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, इसमें लिखा हुआ है कि साध्वी शब्द में सही प्रत्यय होगा। ये जो साध्वी शब्द लिखा हुआ है, प्रत्यय की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जो शब्द संरचना की इकाइयाँ होती है,
संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय 4 इकाइयाँ होती है। शब्द प्रक्रिया, शब्द प्रोसेसिंग और शब्द संरचना की इकाइयाँ होती है 4। उसमें से अपने आया हुआ है ये प्रत्यय वाला विकल्प आया हुआ है। इसमें पूछा है कि साध्वी शब्द में सही प्रत्यय होगा। इस साध्वी शब्द में, ये गद्यांश से ही दिया हुआ है, साध्वी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ये जो साध्वी शब्द है मित्रों, ये बना हुआ है साधु और ई से मिलके बना हुआ है। साधु और ई से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम प्रत्यय नियम की बात करते हैं, बाकी 3 विकल्प इसमें जो है वो बिल्कुल गलत दिए हुए हैं। बाकी ये जो विकल्प है, विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 37 में आ जाएगा, विकल्प नंबर 4 साधु प्लस ई। तो साधु प्लस ई जो है ये यहाँ पे विकल्प नंबर सही हो जाएगा। ये कैसे होता है? तो देखो मित्रों, इसमें नियम लगता है, ये प्रत्यय का नियम है। प्रत्यय में नियम क्या लगता है कि अपत्यवाचक प्रत्यय होते हैं, कुछ अपत्यवाचक प्रत्यय होते हैं जिन्हें संतान सूचक प्रत्यय भी कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो ये अ है, आ है, ई है, ई, ये, इक और अय। ये जो प्रत्यय होते हैं इन्हें अपत्यवाचक प्रत्यय के नाम से जानते हैं। ये संतान सूचक प्रत्यय हैं। संतान सूचक प्रत्यय हैं, ये अगर किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं, यहाँ पे कोई भी मूल शब्द होता है, मूल शब्द के अंत में अगर इनमें से कोई भी एक प्रत्यय जुड़ता है, मूल शब्द के अंत में अगर इनमें से कोई भी एक प्रत्यय जुड़ता है, तो उस मूल शब्द के प्रारंभिक वर्ण के रूप में, देखो मूल शब्द के प्रारंभिक, ये अपना मूल शब्द हो जाएगा। जैसे साधु है, इसमें इनमें से कोई भी एक प्रत्यय जुड़ा तो मूल शब्द के अंत में ई प्रत्यय जुड़ गया। और इस मूल शब्द के प्रारंभिक वर्ण के रूप में अगर प्रारंभिक वर्ण का स्वर अगर अ या आ रहा है तो वो आ में परिवर्तित हो जाता है। अगर यहाँ पे प्रारंभिक वर्ण का स्वर अ या आ नहीं आता, ई या ए आता है, तो वो ए में परिवर्तित हो जाता है, ए में। तो देखो यहाँ पे जैसे अगर प्रारंभिक वर्ण का स्वर अ या आ जाता है तो आ में परिवर्तित हो जाता है। अगर अ, ई या ए आ जाता है तो ये ए में परिवर्तित हो जाता है। और अगर उ या ओ आ जाता तो ये औ में परिवर्तित हो जाता। और अगर औ नहीं आता, री ये आ जाता, प्रारंभिक वर्ण के स्वर के रूप में अगर री आ जाता है, री, तो ये आर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे तो पहले से ही आ आया हुआ है तो वो आ में परिवर्तित होगा, तो सा का सा रह जाएगा, सा में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वर्ण है ध। ध में देखो यहाँ पे थोड़ा 2 नियम लगते हैं प्रत्यय नियम में। अगर इन प्रत्यय में से, मूल शब्द के अंत में इनमें से कोई भी एक प्रत्यय जुड़ता है तो उसका जो है स्वर अगर उ या उ को छोड़कर कोई सा भी दूसरा स्वर होता तो उसका लोप होकर सीधा जुड़ जाता। लेकिन अगर उ या उ आ जाता है तो उ या उ व में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? व में परिवर्तित हो जाता है। व में परिवर्तित हो जाता है। और व में परिवर्तित होने के बाद में ये व आ गया आधा, और यहाँ से अपने जो है ये जैसे ही व गया तो इसमें से ये आधा रह गया और ये वी, ई प्रत्यय जुड़ गया इसमें, तो साध्वी शब्द हो जाएगा। अब इसको वर्तनी की दृष्टि से ऐसे लिखेंगे तो शुद्ध हो जाएगा, तो उसको जो है ऐसे लिखना ये शुद्ध माना जाता है। साध्वी जो शब्द हो जाएगा ये इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, साधु प्लस ई से बना हुआ है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा, साध्वी। उसके बाद देखो विकल्प नंबर अपना जो प्रश्न है, स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न नंबर 38 है, इसमें स्वाधीन शब्द पूछा है, स्वाधीन। स्वाधीन शब्द जो है ये पूछा है, और इसमें पहला विकल्प दिया हुआ है जो अपने को भ्रमित करने वाला है। इसमें पहला विकल्प दिया हुआ सु प्लस आधीन। अब देखो आधीन कोई शब्द नहीं होता है, अधीन शब्द होता है तो समझ में आता है कि अधीन का अर्थ होता है किसी के जो है वश में रहे, किसी के बंधन में रहे, वो अधीन कहलाता है। सु का अर्थ होता है अच्छा। अब यहाँ पे हम थोड़ी कह सकते हैं कि सु अच्छा यानी अच्छा बंधन यानी किसी के बंधन में बंधना अच्छी चीज़ थोड़ी होती है, वो तो अपने लिए एक दुखद स्थिति होती है, गुलामी की अवस्था होती है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होगी। सु प्लस अधीन, यहाँ पे नियम ये वाला लग सकता है, लेकिन यहाँ पे आधीन ये मूल शब्द नहीं है, यानी इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि स्वाधीन जो शब्द है इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो सीधे सीधे अपने को सीधी सी संधि विच्छेद करनी है, दीर्घ संधि है इसमें। अ या आ मिल, अ या अ के बाद में अ या अ आए तो समान स्वर आए तो दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपने को देखना है स्व और अधीन। स्व का अर्थ होता है अपना या स्वयं, और अधीन का अर्थ होता है स्वयं के अधीन। जो व्यक्ति स्वयं के अधीन होता है, अपने मन की करने वाला होता है, वो स्वाधीन कहलाता है। उसी को तो हम कहते हैं स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो, अपने मन की करने वाला है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है। तो अ प्लस अ बराबर मिलके क्या बन जाता है? आ बन जाता है। ये अपने दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो इसमें आ जाएगा विकल्प नंबर 3। बाकी विकल्प जो है इसके समानार्थी नहीं है, दोनों ही विकल्पों में कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी। तो ये आधीन शब्द नहीं होता है, अधीन शब्द होता है। जैसे पराधीन है, पर प्लस अधीन होता है, दूसरों के अधीन होता है, ठीक है। और स्वाधीन शब्द है तो उसी तरह के अधीन शब्द से बना हुआ है, तो ये विकल्प नंबर 3 जो है इसमें सही है। तो 39वां प्रश्न है अज्ञान।
अज्ञान शब्द में समास होगा। यहाँ पे अज्ञान शब्द लिखा हुआ है, अज्ञान। अब यहाँ पे अज्ञान जो शब्द है इसमें समास पूछा गया है कि अज्ञान जो शब्द है इसमें समास हो क्या होगा। तो पहले अपने को इसका ध्यान होना चाहिए कि अज्ञान किसे कहते हैं। समास विग्रह करना अपने को आना चाहिए। जब समास विग्रह करना सीख जाते हैं भली भांति प्रकार से तो उसका जो है समास भी हम बता सकते हैं आसानी से। पहला विकल्प इसमें दिया है, अज्ञान शब्द जो है तत्पुरुष दिया है, कर्मधारी दिया है, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि समास दिया हुआ है। तो देखो अज्ञान का अर्थ होता है जिसे ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं हो, या जिसे जो व्यक्ति होता है उसे ज्ञान नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे या अज्ञान कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अज्ञान शब्द दिया हुआ है ये ने तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ने तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ पे अ उपसर्ग आ रहा है, उसके साथ में ज्ञान शब्द आ रहा है। बहुत से कहते हैं कि जहाँ उपसर्ग आ रहा है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। तो एक बात ध्यान रखना, जहाँ उपसर्ग आता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास के साथ साथ में तत्पुरुष समास भी हो सकता है, वहाँ पे कर्मधारय समास भी हो सकता है और बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि जहाँ उपसर्ग आए वहाँ पे केवल अव्ययी भाव समास ही नहीं होता है। अ जो उपसर्ग है ये नकारात्मकता का बोध कराने वाला है। जैसे ज्ञान के आगे अ लगा दिया तो अज्ञान हो गया, न्याय के आगे अ लगा दिया तो अन्याय हो गया। ठीक है, तो ये शब्द नकारात्मकता का बोध कराने वाले हैं। और जो शब्द नकारात्मकता का बोध कराने वाले होते हैं या नकारात्मक उपसर्ग आ जाते हैं उनमें ने तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तो ने तत्पुरुष समास अपने को ध्यान देना है। तो यहाँ पे अज्ञान जो शब्द है, यहाँ पे ज्ञान की अगर हम बात करें तो ज्ञान से ज्ञानी बन जाता है, जबकि अव्ययी भाव में तो अव्यय होता है जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित होता ही नहीं है। यहाँ पे ज्ञान शब्द ये संज्ञा है जो परिवर्तित हो जाएगा और अ उपसर्ग है तो ये संज्ञा के आगे उपसर्ग लगा हुआ है और ये नकारात्मकता का बोध करा रहा है। सीधी सीधी बात आ रही है तो ने तत्पुरुष समास आ जाएगा। तो यहाँ विकल्प में अपने को ने तत्पुरुष समास करना है। नहीं, यहाँ पे केवल ने तत्पुरुष समास नहीं दिया हुआ है, केवल तत्पुरुष समास दिया हो तो यहाँ पे हम करेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर में अपने को करना है 39 में विकल्प नंबर 1। उसके बाद हम बात करें हम सर्वनाम शब्दों का। ये जो हम शब्द दिया हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और इस पे पहले भी बात कर चुके हैं क्लास में और साथ ही इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो हम जो शब्द होता है ये सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम पूछे ऐसा कि हम जो शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। तो पहले अपने को ध्यान होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होता है। तो यानी सबका नाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम सूचक शब्द 11 होते हैं जिनमें हम सर्वनाम सूचक शब्द नहीं होता है। मूल शब्द होते हैं 11 सर्वनाम सूचक शब्द। ठीक है, मैं, तुम, आप, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, ये, वे। अब यहाँ पे देखो ये जो मूल सर्वनाम सूचक शब्द होते हैं मैं, तुम, आप, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, ये और वे, ये 11 मूल सर्वनाम सूचक शब्द होते हैं। ठीक है, ये 11 मूल सर्वनाम सूचक शब्द होते हैं और इन 11 मूल सर्वनाम सूचक शब्दों में हम सर्वनाम सूचक शब्द नहीं होता है। इनके अलावा बहुत से शब्द होते हैं जो सर्वनाम सूचक शब्द तो होते हैं लेकिन वो मूल नहीं होते हैं, इनमें से ही बने हुए हैं। तो यहाँ भी हम भी जो है इनमें से ही बना हुआ है और ये हम जो है मैं का रूप है। किसका रूप है, मैं का रूप है। अब तो ये अपने को ध्यान देना है कि यहाँ पूछा है कि हम सर्वनाम सूचक शब्द है तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की हुई है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष। तो यहाँ पे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी जो है वो 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला जो आता है उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। पहला जो आता है उत्तम पुरुष होता है, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा जो होता है वो होता है अन्य या प्रथम पुरुष, जिसे हम अन्य या प्रथम पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अब देखो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है बात करने वाला। कोई भी व्यक्ति होता है जो सीधी सीधी बात कर रहा है, जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ तो मैं, मेरे लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करूंगा वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक शब्द है मूल सर्वनाम सूचक शब्द में मैं, जो उत्तम सर्वनाम सूचक शब्द में आएगा। मैं बात करने के लिए मैं, मेरे लिए मेरे शब्दों का प्रयोग करूंगा तो मैं। और मध्यम पुरुष में आता है जो सामने वाले, जो सुनने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है जिसमें तुम और आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, तुम और आप का प्रयोग करते हैं। और अन्य पुरुष यानी किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, अन्य पुरुष में होता है तीसरे या अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो वो कहलाता है अन्य पुरुष। और इसमें आते हैं ये और वे, ये और वे आते हैं। अब यहाँ पे इन्हीं के रूप चलते हैं। मैं सर्वनाम सूचक शब्द आया तो इनके रूप चलेंगे। अब मैं से बन जाता है मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शब्द भी इसी से निकला हुआ है और ये इंग्लिश में भी होता है आई, माई, मी, वी, आवर्स। तो सेम वैसा का वैसा ही अपने को यहाँ पे करना है। मैं, ये हम जो सर्वनाम सूचक शब्द है ये बना हुआ पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष से। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 40 में विकल्प नंबर 2 उत्तम पुरुष सही विकल्प है।
आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 जो है इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ पे नहीं दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प जो है ये सही है। अब कौन सा विकल्प सही है तो पहले देखो, पहले अपने को ध्यान रखना है कि इसमें ये विकल्प दिए हुए हैं ये एक वचन और बहुवचन के हिसाब से दिए हुए हैं। तो हमने पढ़ा भी है कि प्राण, आंसू, दर्शन जो ये शब्द होते हैं, प्राण, आंसू, दर्शन, होश, हस्ताक्षर, ये जो शब्द होते हैं सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, इनके एक वचन नहीं होते हैं। प्राण शब्द है, प्राण निकल गए यानी प्राण बहुत ज़्यादा थोड़ी, एक ही तो प्राण होता है शरीर में, लेकिन वो बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है। आंसू आ गए, आंसू अब अपनी आंख से आंसू आ रहे हैं तो वो भी हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे। दर्शन हो गए, किसी के दर्शन हो जाते हैं तो दर्शन हो गए, दर्शन हो गया नहीं होगा तो यहाँ पे ये क्या है कि है तो एक वचन, एक व्यक्ति के दर्शन करेंगे तो भी हम वही बोलेंगे कि आपके दर्शन हो गए, अच्छा हुआ। और होश उड़ गए या होश आ गए, ठीक है, होश आ गया भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कुछ शब्द ऐसे होते हैं तो दो संदर्भों में जिनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है होश उड़ गए शब्द के हिसाब से देखें तो बहुवचन में आ जाएगा। हस्ताक्षर कर दिए गए, ठीक है, तो ये शब्द जो शब्द है सारे के सारे अपने बहुवचन ही है। इनको एक वचन और बहुवचन में सेम जो है हम प्रयोग करेंगे। ये बहुवचन के रूप में ज़्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ये बहुवचन के रूप में ही हम लिखेंगे। ठीक है, अब इनमें से देखना है कि प्राण बहुवचन में है तो प्राण का प्राणों नहीं बनेगा। प्राण शब्द है, इसका प्राणों कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही जो है बहुवचन है। प्राण उड़ गए, प्राण निकल गए, प्राणों निकल गए, ऐसे थोड़ी होगा। प्राणों एक प्राण ही होता है, लेकिन वो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त आ रहा है तो यहाँ पे बहुवचन के रूप में प्राण ही आएगा, प्राण का प्राणों नहीं होगा। ये विकल्प अपना गलत हो जाएगा। और दूसरा है दर्शन देखो, दर्शन भी दर्शन हो गए, अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए। अब एक व्यक्ति के दर्शन हो रहे हैं तो भी हम वही कहेंगे। और दर्शनों अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए, ऐसा थोड़ी कहेंगे कि 4-5 व्यक्तियों के एक साथ अगर अपने को दर्शन हो जाते हैं तो हम कहेंगे अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए। हम दर्शन की बात करेंगे कि आपके दर्शन हो गए, तो दर्शन जो शब्द है वो चाहे एक व्यक्ति के हो चाहे बहुत से व्यक्तियों के हो, दर्शन का दर्शन ही आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। दर्शनों शब्द अशुद्ध हो जाएगा। तीसरा है मुनि। ठीक है, मुनि जो शब्द है ये एक व्यक्ति के लिए प्रयोग में लेंगे तो मुनि आ जाएगा। बहुवचन में भी मुनि आता है, लेकिन मुनि का मुनियो भी हो जाता है, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, मुनियों ने जो है वो अपने भारत में पौराणिक कथाएं प्रारंभ की थी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। मुनियों ने अपने भारत में पौराणिक कथाएं या शिक्षा पद्धति को सुचारू रूप से इन्होंने लागू किया था। तो मुनियों शब्द में बहुवचन मुनि और मुनियो बिल्कुल सही है, मुनियो बन जाएगा। दाम बढ़ गए किसी चीज़ के, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो हम कहते हैं पेट्रोल के दामों बढ़ गए। दामों बढ़ते नहीं है, दाम ही बढ़ते हैं, तो दाम बहुवचन के रूप में भी आता है। तो ये बहुवचन शब्द है, दाम का दामों नहीं होता है, ये भी शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राण का प्राणों नहीं होगा, दर्शन का दर्शनों नहीं होगा, मुनियों का मुनियो हो जाएगा और दाम का दामों नहीं होगा। तो विकल्प नंबर जो है 3 इसमें सही है। और यहाँ पे जो ये था इसमें सही करना है, और तो विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे वाला प्रश्न है, काल से संबंधित है। लता लेख लिखती होगी, इसमें आया हुआ है कि लता लेख लिखती होगी। लता लेख लिखती होगी। देखो अब अपने को बात करनी है कि लता लेख लिखती होगी। ये जो अगर हम बात करें, सीधी बात करें कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, तो जो भूतकाल के वाक्य होते हैं, सामान्य भूतकाल के वाक्य होते हैं, लेकिन ता है, ती है के बाद में भी होगी शब्द आ रहा है। होगी जो शब्द आ रहा है ये अपने को संदिग्ध अवस्था का बोध करा रहे हैं। संदिग्ध है काम, लता लेख लिखती होगी या नहीं होगी, संशय वाली स्थिति बनी हुई है। और जहाँ संदिग्धता का बोध होता है तो साथ में अपने को ध्यान देना है। अगर ये वाक्य ऐसा लिखा आ जाता, लता ने लेख लिखा होगा, लता ने लेख लिखा होगा, तो यहाँ पे क्रिया में लिखा जो शब्द आ रहा है ये भूतकाल का प्रयोग कर रहा है, यानी भूतकाल का बोध करा रही है। साथ में ही होगा जो शब्द है ये भूतकाल में संदिग्ध अवस्था, संदिग्धता का बोध करा रहा है, तो संदिग्ध भूतकाल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भूतकाल में संभाव्य भूतकाल जो है उसे कह सकते हैं। और साथ में ये जो वाक्य हैं ता है, ती है वाले वाक्य आ जाते हैं, तो ये संदिग्ध जो है संदिग्धता का बोध कराएगा, लेकिन साथ में वर्तमान। ठीक है, क्योंकि लिखती होगी ये संदिग्धता का बोध करा रहा है, साथ में ता है, ती है आ रहे हैं, तो ये वर्तमान काल के हो जाएंगे। और खा ये आ जाते हैं कि जैसे पढ़ा, लिखा, चला, फिरा, उठा, बैठा, होगा,
और साथ में होगा शब्द लगा हुआ है तो ये अपने भूतकाल के अंतर्गत चले जाते हैं, संभाव्य भूतकाल ये कह सकते हैं इन्हें। और लता लेख लिखती होगी तो ये वर्तमान काल का, और संदिग्ध वर्तमान काल आगे होगी शब्द की वजह से संदिग्ध वर्तमान काल आएगा। तो इसमें विकल्प नंबर जो है 4 यानी विकल्प नंबर 10 सही है, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है। अब इसमें लिखा हुआ है 43 वाले प्रश्न में, वह जो किए हुए उपकार को न माने, यानी कोई भी व्यक्ति होता है जो किए गए उपकार को जो है वो नहीं मानता है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखो इसमें विकल्प दिए हुए हैं, कृतज्ञ दिया हुआ है। कृतज्ञ जो शब्द होता है वो है किए हुए को जो है मानने वाला जो व्यक्ति होता है, किए गए कार्य को मानने वाला होता है, किसी के किए गए उपकार को मानने वाला जो व्यक्ति होता है वो कृतज्ञ कहलाता है। और दूसरा विकल्प दिया हुआ है कृतज्ञ। कृतज्ञ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कृतज्ञ यानी जो व्यक्ति किए गए उपकार को नहीं मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है, और जो किए गए उपकार को मानने वाला होता है वो कृतज्ञ कहलाता है। तो बिल्कुल दोनों समानार्थी शब्द है और दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति किए हुए उपकार को मानता है या किए गए कार्य को मानता है उससे हम कहेंगे कृतज्ञ, और जो नहीं मानता है उसे हम कह देंगे कृतज्ञ। ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है कृतकार्य। तो कृतकार्य यानी किए गए कार्य को करना, वो कृतकार्य कहलाता है। कृतार्थ यानी किए गए कार्य का अर्थ या अर्थ निकालना या किए गए कार्य का कोई ना कोई सार्थकता सिद्ध हो, वो कृतार्थ कहलाता है। तो यहाँ विकल्प नंबर जो है 2 आ जाएगा, किए गए उपकार को न मानने वाला वो कहलाता है कृतज्ञ, और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो विकल्प नंबर 2 अपना सही होगा। अगर हम आगे बात करते हैं कि निम्न में से शुद्ध शब्द होगा, प्रश्न नंबर 44 है। 44 में लिखा हुआ है निम्न में से शुद्ध शब्द होगा। पहला दिया हुआ है पड़ोस। ये जो पड़ोस शब्द है अधिकतर हम ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन ये शब्द अशुद्ध है। अगर हम शुद्धि की बात करें तो पड़ोस को कैसे लिखते हैं, तो पड़ोस जो शब्द होता है इसमें केवल एक मात्रा आती है, नीचे द्वित्व वर्ण जिसे हम कहते हैं, ये उत्सिप्त ताड़नजात जो वर्ण होता है, उत्सिप्त या ताड़नजात बिंदु लगाया जाता है इसके नीचे। ठीक है। तो इसे हम पड़ोस जो शब्द लिखेंगे ये शुद्ध होगा, ये शब्द अशुद्ध होगा। तो इसमें शुद्ध पूछा गया है। दूसरा देखते हैं, दूसरा आता है अपना, इसमें लिखा हुआ है त्योहार। और त्योहार जो शब्द है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, जबकि हम बहुत से क्या करते हैं कि इस त्योहार में 2 मात्रा लगा देते हैं, जो सर्वथा अनुचित है, ये गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो विकल्प नंबर 2 ही इसमें सही है, त्योहार सही है। और तीसरा जो विकल्प दिया हुआ है वो दिया हुआ है अनाधिकार। तीसरा विकल्प इसमें दिया हुआ है अनाधिकार, जो भी अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध होगा, अनाधिकार शब्द में अनुपसर्ग लगा हुआ है, अनुपसर्ग लगा हुआ है। और जैसे मैंने अनुपसर्ग निकाल लिया यहाँ से, जैसे मैंने अन निकाला तो यहाँ पे आ बच रहा है, और मैं अगर लिखूँ आ और धिकार, तो आधिकार कोई शब्द नहीं होता है, शब्द तो अधिकार होता है। तो वहाँ पे अनधिकार लिखता, वो अनधिकार लिखता तो ये अनधिकार सही हो जाता, अनधिकार। ठीक है। तो अनधिकार में अपना हो जाता अन प्लस अधिकार, तब तो सही हो जाता। लेकिन ये विकल्प ऐसा दिया हुआ है, अनाधिकार शब्द यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये वाला शुद्ध होता अगर ऐसा देता तो। ठीक है। चौथा विकल्प इसने दिया हुआ है श्रृंगार। श्रृंगार जो शब्द दिया हुआ है, चौथा विकल्प है श्रृंगार वाला। और श्रृंगार में जो शब्द लिखा हुआ है, श्रृंगार लिखा हुआ है यूं। और अगर हम बात करें तो ये श्रृंगार शब्द अशुद्ध है। श्रृंगार शुद्ध की शब्द की अगर हम बात करें शुद्धि की, तो श्रृंगार जो शब्द होता है इसमें ये श और ये री हो गया, री की मात्रा लगी हुई है, ये अनुस्वार हो जाता है, और ये ग और फिर आ की मात्रा, और ये श्रृंगार ये शब्द शुद्ध होता है। जबकि अगर हम इसके उच्चारण की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तो हो गया श्र और फिर नीचे लगा दिया री, श्रृंगार नहीं होता है। श्रृंगार शब्द जो है ये अशुद्ध होता है और श्रृंगार शब्द ये शुद्ध होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है तो ये अशुद्ध माना जाएगा। पड़ोस शब्द ऐसा लिखा हुआ ये भी अशुद्ध माना जाएगा। त्योहार यूँ लिखा हुआ ये शुद्ध है। और अनाधिकार जो शब्द ये भी अशुद्ध हो जाएगा। अनाधिकार को कैसे शुद्ध लिखेंगे, तो अनाधिकार शब्द ये शुद्ध होता है। और श्रृंगार की शुद्धि की बात करेंगे तो श्रृंगार शब्द ये शुद्ध होता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर जो है 2 का चयन करना है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये त्योहार जो शब्द है ये शुद्ध हो जाएगा अपना। तो विकल्प नंबर 2 इसमें सही होगा। उसके बाद हम बात करें वाक्य की, बात करते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट आया। यहाँ पे प्रश्न नंबर 45 है, राम आया, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसे हम बोलते हैं अर्धविराम। ये अर्धविराम वाला चिन्ह है। और अर्धविराम आया छोटा सा वाक्य है, वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग होता है। और उसके बाद में लिखा हुआ है भाई से मिला, भाई से मिला और तुरंत लौट आया।
अब देखो इसकी बात करें, राम आया, ये पूरा एक वाक्य है, साधारण वाक्य है, सरल वाक्य जिसे हम कहते हैं। सरल वाक्य जो है ये सरल वाक्य हो जाएगा, राम आया, ये एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य जो है सरल वाक्य हो गया। दूसरा देखिए, भाई से मिला और तुरंत लौट आया। अब यहाँ पे और के हिसाब से हम संयुक्त कर देते हैं, लेकिन यहाँ और के हिसाब से संयुक्त नहीं होगा। भाई से मिला तुरंत लौट आया, ऐसा जो है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को बोध नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना है, राम आया और यहाँ पे मैं और लिख देता तो भी चलता। राम आया और भाई से मिला और तुरंत लौट आया, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाता। तो यहाँ पे उसने जो है अर्धविराम का प्रयोग कर दिया, नहीं, यहाँ पे रुकना है। और जहाँ पे या तो अल्प विराम का प्रयोग हो या अर्धविराम का प्रयोग हो या और एवं वह तथा या अथवा लेकिन किंतु पर परंतु, इसलिए तन्यता वाले जो शब्द आते हैं वो वाले वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे अपना जो वाक्य है ये संयुक्त वाक्य है और दो स्वतंत्र वाक्यों से मिलकर बना हुआ है, या यूं भी कह सकते हैं कि वे वाक्य जो दो स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, या वे वाक्य जिनमें एक प्रधान और दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य होता है वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो ये वाला वाक्य अपना संयुक्त वाक्य हो जाएगा और इसमें अपने को संयुक्त वाक्य करना है। संयुक्त वाक्य सही है, विकल्प नंबर 3 अपने को चयन करना है। इसके बाद लिखा हुआ है हर्बर्ट की जो पंचपदी है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा चरण नहीं है। तो इसमें देखो प्रस्तावना, विषयोपस्थापन और तुलना हो जाएगा। विशेषीकरण जो शब्द है ये विशेषीकरण यहाँ पे नहीं आएगा। सामान्यीकरण और नियमीकरण होता तो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विशेषीकरण लिखा हुआ है जो हर्बर्ट की पंचपदी का नहीं है। एक प्रश्न आया हुआ है कि हर्बर्ट की पंचपदी में निम्नलिखित में से जो है सम्मिलित नहीं है। तो हर्बर्ट की पंचपदी में ये भी इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट की पंचपदी में मूल्यांकन नहीं होता है, ठीक है, हर्बर्ट की पंचपदी में मूल्यांकन नहीं होता है। हर्बर्ट की पंचपदी में होता है प्रस्तावना जो होती है हर्बर्ट की पंचपदी में होती है, ठीक है। उसके बाद में विषयोपस्थापन जो होता है जिसे प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं। विषयोपस्थापन जो है ये स्थापन हो जाएगा, विषयोपस्थापन हो जाएगा। तुलना हो जाती है, तुलना जिसे हम कहते हैं सामान्यीकरण या नियमीकरण जिसे कहते हैं, नियमीकरण भी हो जाएगा, सामान्यीकरण भी हो जाएगा। और प्रयोग, ये हर्बर्ट की पंचपदी के 5 तत्व होते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी के 5 तत्व होते हैं और इन 5 तत्वों में से उसने दिया है कि निम्नलिखित में से हर्बर्ट की पंचपदी में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे विशेषीकरण जो है ये हर्बर्ट की पंचपदी में नहीं होगा, साथ में मूल्यांकन भी हर्बर्ट की पंचपदी में नहीं होता है, ठीक है, मूल्यांकन भी जो है हर्बर्ट की पंचपदी में नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हर्बर्ट की पंचपदी में सम्मिलित नहीं है, मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। इसमें यहाँ विकल्प में दिया हुआ विशेषीकरण, तो ये भी सम्मिलित नहीं होगा, ये 5 तत्व सम्मिलित होते हैं। और दूसरी बात है कि हर्बर्ट की पंचपदी किस पर आधारित है। हर्बर्ट की पंचपदी किस पर आधारित है? तो हर्बर्ट की पंचपदी आधारित है मूल्यांकन पर। हर्बर्ट की पंचपदी किस पर आधारित है? तो हर्बर्ट की पंचपदी है मूल्यांकन पर आधारित है। लेकिन हर्बर्ट की पंचपदी में मूल्यांकन जो है वो 5 सोपानों में से 5 पदों में से मूल्यांकन नहीं है, प्रयोग आता है और उसमें अपने को ध्यान रखना है ये मूल्यांकन पर आधारित होती है। ये प्रश्न अपने को ध्यान रखना है, लेकिन उसके पदों में मूल्यांकन नहीं है। तो यहाँ विशेषीकरण वाला विकल्प अपने हर्बर्ट की पंचपदी में नहीं है, ठीक है, बाकी विकल्प हो जाएंगे। और ये विशेषीकरण वाला जो शब्द है ये हर्बर्ट की पंचपदी में नहीं होगा है। अब देखो उसके बाद बात करते हैं सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त होगा। सुंदर लेखन के लिए जो है कौन सा जो है अभ्यास उपयुक्त होता है? तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे श्रुत लेख लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है श्रुत लेख, पहला लिखा हुआ है श्रुत लेख। श्रुत लेख का अर्थ क्या होता है? यानी किसी चीज़ को सुनकर लिखना। जब हम कक्षा में पढ़ते थे, छोटे थे, उस समय बचपन में अपने को भी 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में अध्यापक जो है शुद्ध और स्पष्ट लिखवाने के लिए, यानी शब्दों को सही लिख सके, शुद्ध लिख सके, स्पष्ट लिख सके, तो श्रुत लेख का यानी सुनकर, यानी वो खुद बोलते थे और हम सुनकर लिखते थे। जो लेख सुनकर लिखे जाते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बोले जाते हैं और हम उनको सुनकर लिखते हैं, वो कहलाते हैं श्रुत लेख। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है शुद्धता, यानी अशुद्धि कम हो, अशुद्धि संशोधन हेतु और शुद्धता हेतु शुद्ध शब्द लिख सके, तो शुद्धता हेतु जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। तो श्रुत लेख जो है ये शुद्धता हेतु उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है प्रतिलेख। प्रतिलेख क्या होता है?
प्रतिलेख जो होता है ये कक्ष के बाद में जब बालक घर जाता है और उससे कहते हैं कि अध्यापक तुम जाना, छोटी क्लास के बालक होते हैं, तीसरी चौथी पाँचवीं के बालक होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप घर जाने के बाद ये 5वें पाठ की नकल करके लाना है। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक से पैसे प्रति और पैसे पाठ्य पुस्तक, प्रति जिसे हम कहते हैं, पाठ्य पुस्तक जिसे हम कहते हैं, तो ये पाठ्य पुस्तक को देखकर बालक जो है उसमें से लिखता है, उसे हम कहेंगे प्रतिलेख। यानी पाठ्य पुस्तक जो होती है बालक की, उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से देखकर जो बालक नकल करता हुआ लिखता है उसे हम कहते हैं प्रतिलेख। तो ये भी सुलेख है तो उपयोगी नहीं होगा, सुंदर लेख जो है तो उपयोगी नहीं होगा। तीसरा है अनुलेख। अनुलेख, अनुलेख का अर्थ होता है पीछे से लिखना, ठीक है, पीछे लिखना। यानी जैसे अध्यापक ने किसी श्याम पट पे लिख दिया, श्याम पट पे लिखने के बाद कहेगा कि इस वाक्य को अपनी कॉपी में लिखो और इसके जैसे ही और भी वाक्य बनाना है। जबकि तीसरी चौथी का क्लास का बालक होता है तो उसके अध्यापक उसको गृह कार्य देते हैं तो एक पंक्ति ऊपर लिख देते हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका के ऊपर, और बालक को कहते हैं कि इसके जैसे ही जो है आपको सेम जो है पंक्तियाँ इसके जैसी लिख के लानी है। तो बालक क्या है, उन पंक्तियों को देख देख के, उन शब्दों को देख देख के सुंदर बनावट लिखना सीखता है। जैसा अध्यापक ने लिखा है वैसे ही सुंदर बनावट लिखना जो है बालक सीखता है। तो अनुलेख कह दो चाहे सुलेख कह दो, ठीक है, अनुलेख और सुलेख जो है ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शब्दों को जो है सुंदर तरीके से बनावट लिखता हुआ लिखता है बालक, अच्छी प्रकार से सुंदर लिखता है, तो वो सुलेख जो है ये अनुलेख विधि पर, अनुलेख जो है इस पर आधारित है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 3 आ जाएगा। और कहानी लिखना जो है, कहानी लिखने के माध्यम से कोई सुंदर लेखन का कोई जो है वो बात नहीं होगी, कोई उपयुक्तता नहीं होगी। तो अनुलेख विकल्प नंबर 6 इसमें आने वाला है। तो विकल्प नंबर 6 अपने को करना है अनुलेख। सुंदर लेखन हेतु अनुलेख ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 है, सही सुमेलित करो। सही सुमेलित करना है। अब देखो पहला लिखा हुआ है गद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण लिखा हुआ है। अब गद्य शिक्षण जो है इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा उपयोगी होती है, तो गद्य शिक्षण में अपने जो है मौन वाचन, यानी गद्य शिक्षण जो है वो मौन वाचन के द्वारा ज़्यादा उपयोगी होता है। मौन वाचन करेंगे, मौन वाचन के द्वारा ही गद्य की रचना को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो मौन वाचन इसके अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है रचना शिक्षण। रचना शिक्षण, रचना शिक्षण जो है इसकी प्रमुख विधि कौन सी है, या जो है रचना शिक्षण में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ उपयोगी है, तो संवाद जो है लेखन, यानी बालक अपनी जो है स्वकल्पना से, अपनी जो है तार्किकता के आधार पे, अपनी कल्पना के आधार पे, अपनी सृजनात्मकता के आधार पे, अपनी रचना के आधार पे जो रचना लिखता है उसे हम कह देंगे रचनात्मक शिक्षण, ठीक है। तो रचनात्मक शिक्षण में संवाद लेखन, यानी बालक अगर संवाद लिख रहा है, वार्तालाप लिख रहा है, वार्तालाप या पक्ष विपक्ष की बात कर रहा है या अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहा है तो संवाद लेखन आ जाएगा इसमें। विकल्प नंबर 3 देखते हैं व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण हेतु यानी एक अध्यापक व्याकरण शिक्षण हेतु कौन सी जो है तकनीक का, कौन सी विधि का प्रयोग करता है, तो यहाँ पे व्याकरण शिक्षण की जो है आगमन विधि है। आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है व्याकरण शिक्षण की विधि। आगमन विधि जो है ये उदाहरण से नियम की ओर ले जाने वाली विधि है और इसमें जो है बालक को व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। तो ये विकल्प इसमें अपने को व्यवस्थित जमाना है। और पद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण यानी बालकों को पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण जो है किस माध्यम से करवाया जाना चाहिए, तो उसमें बालकों को रसास्वादन होना चाहिए। रसास्वादन, रसास्वादन जो है पद्य शिक्षण में होना चाहिए। तो इसी क्रम में अपने को इस विकल्प को जमाना है और ये जो क्रम इसी क्रम में जमे हुए हैं तो उसी के आधार पे वो सही होगा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर जो है 4 दिया हुआ है जिसमें विकल्प लिखा हुआ है कि सबसे पहले आ जाएगा 3 नंबर का, जो प्रश्न के आधार पे आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे विकल्प अव्यवस्थित थे, उनको व्यवस्थित जमाना है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। 3 4 2 1 वाला विकल्प जो है ये विकल्प नंबर 4 वाला सही माना गया है, ठीक है। इसी आधार पे अपने को ये जो है व्यवस्थित करके लिखना था। और इसी तरह के प्रश्न जो है आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादातर आ रहे हैं, तो इन चीज़ों का अपने को अधिक से अधिक ध्यान रखना है। लिखा हुआ इसमें इकाई विधि समस्या व योजनाओं से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। तो ये जो इकाई विधि की परिभाषा किसने दी, तो ये परिभाषा दी थी थॉमस एम रिस्क ने दी थी। थॉमस एम जो रिस्क है इन्होंने इसकी परिभाषा दी थी, ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है और रिस्क महोदय की ये परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने कहा था कि समस्या व योजनाओं के मध्य की जो कड़ी होती है, इनको जोड़ने की जो कड़ी होती है वो होती है इकाई विधि, यानी समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि और योजना विधि,
इन दोनों को जोड़ने की जो कड़ी होती है, इन दोनों को जोड़ने की जो कड़ी होती है वो होती है इकाई विधि। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था थॉमस एम्ब्रिस्क ने। तो ये परिभाषा अपने को ध्यान रखना है कि समस्या समाधान और योजनाओं को जोड़ने वाली जो है कड़ी कौन सी है? तो इकाई विधि है। ये भी इंपॉर्टेंट, एक प्रश्न तो ये बनता है कि समस्या समाधान और योजना विधि दोनों को जोड़ने की जो कड़ी होती है वो इकाई विधि को कहा जाता है। किस विधि को कहा जाता है? तो इकाई विधि को। ये परिभाषा किसने दी? थॉमस एम्ब्रिस्क ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है और बहुत आसानी वाली परिभाषा भी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रश्न नंबर 50 है, इसमें लिखा हुआ है कि वह विधि जिसमें वस्तुओं के संपर्क में बालकों को लाया जाता है। कोई भी वस्तुएं होती हैं उनके संपर्क में बालकों को लाया जाता है और तथा वस्तुओं के सामने उनके नाम के कार्ड रखे हुए होते हैं। तो ये विधि कौन सी है? तो ये विधि है मारिया मोंटेसरी, जो इटली के थे। मोंटेसरी इटली के थे और इटली की जो मारिया मोंटेसरी है, ये मोंटेसरी विधि जो है इन्होंने दी थी और इस विधि का दूसरा नाम है साहचर्य विधि। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि बालक के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ वस्तुएं रखी जाती है, उसके समक्ष कक्षा कक्ष में जो है बालक के समक्ष वस्तुएं रखी जाती है और उन वस्तुओं के आधार पर उनके नीचे कार्ड भी रखे जाते हैं। जैसे कोई भी किसी भी तरह का, जैसे छोटी क्लास के बालक है तो उसको चित्राकृति के रूप में जैसे कलश है या गिलास है या और किसी तरह की कोई सामग्री उसके कक्षा कक्ष में सामने रख देते हैं और उनके नीचे कार्ड रखे होते हैं जिनके ऊपर नाम लिखा होता है वस्तु का। अब बाद में अध्यापक जो है उन वस्तुओं को जो है उनका स्थान परिवर्तन कर देता है और कार्डों को एक साथ मिला देता है। कक्षा में से प्रत्येक बालक को जो है क्रमबद्ध बुलाता है और एक एक कार्ड उठाकर उस वस्तु के सामने रखने के लिए बोलता है। वो विधि कहलाती है, वो विधि जो है साहचर्य विधि कहलाती है। दी थी मोंटेसरी ने। ठीक है, तो ये मोंटेसरी विधि हो जाएगी। इसमें बालक नेत्र, कान और हाथ का क्रमशः प्रयोग करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बालक जो है नेत्र, कान और हाथ का जो है क्रमशः क्रमबद्ध रूप से प्रयोग करता है। ये इंपॉर्टेंट अपने को ध्यान रखना है तीनों चीज़ें। तो यहाँ पे आ जाएगी साहचर्य विधि, मोंटेसरी विधि। इसमें विकल्प में हो जाएगी 50वें में स, विकल्प नंबर 3 जो है ये हो जाएगा। उसके बाद देखो भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। भाषा प्रयोग की कुशलता यानी भाषा का प्रयोग कुशलता पूर्वक कर ले कोई व्यक्ति, तो उसके लिए जो है कौन सी जो है वो चीज़ जो ज़्यादा उपयोग में ली जानी चाहिए? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से सारा ज्ञान हम अर्जित नहीं कर पाते हैं। तो भाषा प्रयोग की कुशलता इसके द्वारा पूर्ण रूपेण संभव नहीं है। हो सकती है लेकिन पूर्ण रूपेण संभव नहीं हो सकती है। अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से, अगर कोई कार्य हम प्रैक्टिकली रूप से करते हैं, प्रायोगिक तरीके से करते हैं, तो वो अपने आसानी से समझ में आ जाता है। प्रदर्शन के द्वारा हम जिस किसी चीज़ को करते हैं तो वो समझ में ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से ज़्यादा भाषा प्रयोग करने से ही जो है भाषा में कुशलता, निपुणता, पारंगतता आ जाती है। भाषा सुनने से केवल सुनने से अगर अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ को तो उसमें व्यक्ति कुशल नहीं हो सकता है। और साहित्य पढ़ता ही पढ़ता है, साहित्य सृजन नहीं करता है, साहित्य लिखता नहीं है, तो भी उसमें भाषा कुशलता संभव नहीं है। विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से ही व्यक्ति में जो है भाषा की कुशलता आ जाती है। तो यहाँ पे 50 में नंबर 2 आ जाएगा, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। 52वां प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है इस वाचन में पढ़ा गया अंश अधिक समय तक याद रहता है। कौन सा वाचन है? यानी वाचन बताना है कि कौन सा वाचन है जिसमें पढ़ा गया जो है वो अधिक समय तक स्थायी रहता है, अधिक समय तक याद रहता है। तो एक लिखा हुआ है द्रुत वाचन। द्रुत वाचन जो है ये त्वरित वाचन भी होता है। इसमें शीघ्रता से पढ़ा जाता है और जो चीज़ शीघ्रता से पढ़ी जाती है वो अपने को याद नहीं हो पाती है, लंबे समय तक याद नहीं हो पाती है। दूसरा लिखा हुआ है मौन वाचन। मौन वाचन के द्वारा यानी मौन वाचन गहन अध्ययन पर आधारित है। मौन वाचन जो है ये स्वाध्याय व गहन अध्ययन पर आधारित है। तो यहाँ पे मौन वाचन जो है ये इसके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी भी होता है और इसमें अर्थग्रहण भी होता है। तो मौन वाचन यहाँ पे अपना विकल्प नंबर 2 इसमें सही है। तीसरा है सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन, सहस्वर वाचन कक्षा कक्ष में छोटी क्लास के बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें जो है ये अधिक समय तक तो याद नहीं रहता है, लेकिन इसमें बालकों को आनंद की अनुभूति होती है। और अधिक समय तक अगर याद रखना है तो छोटी क्लास के बालकों के समक्ष मौन वाचन किया नहीं जाता है, सहस्वर वाचन ही किया जाता है। ठीक है, और जो है ये मौन वाचन बड़ी कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। मौन वाचन में सीखा गया ज्ञान जो है वो लंबे समय तक स्थायी रहता है और ये मौन वाचन यहाँ पे हो जाएगा। अनुकरण वाचन चौथा है। अनुकरण वाचन में जो है ये अध्यापक के द्वारा कहे गए वाक्य की नकल करना। अध्यापक द्वारा जो आदर्श वाचन किया जाता है उसके अनुरूप बालक जो है वो अनुकरण करते हैं, वो कहलाता है अनुकरण वाचन। तो ये अनुकरण वाचन भी जो है इसमें सही नहीं है, जिसमें विकल्प नंबर 2 हो जाएगा मौन वाचन। यानी इस वाचन में पढ़ा गया जो है वो अधिक समय तक याद रहता है। तो मौन वाचन में जो है पढ़ा हुआ अधिक समय तक याद रहता है। तो विकल्प नंबर 2।
53वां प्रश्न देखो, सफल कक्षा शिक्षण का मुख्य आधार है। यानी अगर आप कक्षा कक्ष में पढ़ा रहे हो, सफल कक्षा हेतु, सफल कक्षा शिक्षण हेतु, यानी आपका शिक्षण यानी शिक्षण कार्य पढ़ाना कब सफल होगा, कब जो है वो सार्थक सिद्ध होगा, आप जो कक्षा में जो शिक्षण कार्य करवा रहे हो तो वो कब सार्थक सिद्ध होगा। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि इसमें विकल्प दिए हुए हैं 4। अच्छी आदत, अगर आपकी अच्छी आदत है तो क्या वो अच्छी आदत से आपका शिक्षण कार्य सफल हो जाएगा क्या, तो अच्छी आदत जो है ये शिक्षण कार्य हेतु जरूरी नहीं है, अच्छी आदत होनी आवश्यक है, लेकिन अच्छी आदतें जो है ये शिक्षण कार्य अच्छी तरीके से सफल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे अच्छी आदत इस ऑप्शन में नहीं हो सकता। विनोद प्रियता, अब आप हंसी मजाक के समय में आप जो आप शिक्षण कार्य करवा रहे हो, हर समय हंसी मजाक की बात भी नहीं होती है कक्षा कक्ष में, विनोद प्रियता भी होनी चाहिए, अध्यापक को विनोदी भाव भी होना चाहिए, यानी उसको हंसी मजाक करना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ में प्रेम व स्नेहता की भावना रखनी चाहिए, लेकिन हर समय जो है विनोद प्रियता भी जो है वो जरूरी नहीं है। तो अच्छे या सफल कक्षा शिक्षण में विनोद प्रियता हर समय जो है वो जरूरी नहीं है। कक्षा नियंत्रण, अगर आप लोगों का प्रभावी शिक्षण है और आप कक्षा को नियंत्रित करना जानते हो, कक्षा अगर नियंत्रण में रख सकते हो तो आपका जो है वो कक्षा शिक्षण सफल घोषित हो जाता है, सफल हो जाता है। तो कक्षा नियंत्रण में होना चाहिए। एक अध्यापक है पढ़ाते समय उसमें अगर बच्चे बस में रहेंगे, उसके नियंत्रण में रहेंगे तो सारे जो है वो अच्छी तरीके से शिक्षण कार्य कर पाएंगे और आपका शिक्षण कार्य भी, एक अच्छे अध्यापक का जो है शिक्षण कार्य भी सफल हो जाता है कक्षा नियंत्रण के द्वारा। चौथा है नम्र और शिष्ट व्यवहार। नम्र व शिष्ट व्यवहार, ये एक अध्यापक को नम्र व शिष्ट व्यवहार रखना चाहिए, अध्यापक को नम्र व शिष्ट रहना चाहिए, लेकिन नम्र व शिष्ट व्यवहार के द्वारा उसका कार्य सफल नहीं हो पाता है। कक्षा नियंत्रण होगा अगर आप नम्र ही रहोगे, हर समय शिष्ट ही रहोगे तो बालक आपसे स्नेह अनुराग तो करेंगे, लेकिन ज़्यादा नम्र होना भी जो है असफल शिक्षण की निशानी होती है। तो ज़्यादा समय जो है अनम्र नहीं रह सकते हैं, नम्र रहना चाहिए, विद्यार्थियों के प्रति जो है प्रेम स्नेह की भावना रखनी चाहिए, नम्रता का विकास करना चाहिए, लेकिन कभी अध्यापक को, एक अच्छे अध्यापक को कठोरता का उपयोग भी करना चाहिए। कुछ बालक किस तरह की प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ किस तरह की प्रवृत्ति के होते हैं, तो कक्षा को नियंत्रण में रखना जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो सफल शिक्षण हेतु जो है, सफल कक्षा शिक्षण हेतु कक्षा नियंत्रण रखना जरूरी है। तो विकल्प नंबर इसमें आ जाएगा अपना 3, सह विकल्प इसमें सही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 54 है, 54 में लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। कक्षा प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए, यानी प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, 5वीं तक के मान सकते हैं, 8वीं तक के बालक मान सकते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर का मतलब यहाँ पे केवल 5वीं तक से ही संबंधित है। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए बाल साहित्य यानी छोटी छोटी रचनाओं, उनका जो उनको सिखाने के लिए यानी शिक्षाप्रद कहानियों से संबंधित हो सकता है, उनको शिक्षा देने की कोई भी पाठ्य पुस्तक हो सकती है। इसमें बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार कौन होता है, यानी प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए बाल साहित्य के चयन के जो है मुख्य आधार किस चीज़ के द्वारा ज़्यादा संभव है। पहला लिखा हुआ है रोचक विषय वस्तु, यानी छोटी कक्षा के बालक है तो उनको रोचक विषय वस्तु उपलब्ध करानी चाहिए। रोचक विषय वस्तु है तो उस रोचक विषय वस्तु के द्वारा बालक शीघ्रता से ज्ञान कर लेता है। दूसरा है रंगीन चित्र, छोटी कक्षा के बालकों को रंगीन चित्र भी उपलब्ध कराने चाहिए, ये भी बात सही है, ठीक है। तीसरा है सरल जानकारी, छोटी कक्षा के बालक है तो उन्हें सरल जानकारी अवगत करानी चाहिए, जटिल जानकारी उन्हें नहीं देनी चाहिए। चौथा है छोटी रचनाएं, ये छोटी रचनाएं भी बालकों को जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। छोटी क्लास के बालक है उनके समक्ष बड़ी बड़ी रचनाएं भी नहीं लिखनी चाहिए, छोटी रचनाएं उनको उपलब्ध करानी चाहिए। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है सारे विकल्प लगभग सही है, लेकिन सबसे जो अच्छा वाला ऑप्शन है जिसमें सारी चीज़ें समाहित होती है वो विकल्प अपने को चयन करना है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल का यही जो है परंपरा चल रही है कि जो चीज़ ज़्यादा ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है उसी का चयन करना होता है। वैसे 1 से 5 कक्षा तक बाल साहित्य के रूप में सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी है तो रोचक विषय वस्तु, यानी विषय वस्तु को रुचिपूर्ण बनाया जाना चाहिए। बालकों के अनुसार, बालक की जो है वो रुचि के अनुसार ही विषय वस्तु प्रस्तुत की जानी चाहिए। अब रोचकता में रंगीन चित्र भी आ जाते हैं, सरल जानकारी भी आ जाती है, छोटी छोटी रचनाएं भी आ जाती है, कहानियाँ भी आ जाती है, सारी चीज़ें इसी में सम्मिलित हो जाती है। तो यहाँ विकल्प नंबर 1 ही सही होगा। रोचक विषय वस्तु छोटी क्लास के बालकों के लिए जो है सृजन के लिए, बाल साहित्य के सृजन के लिए मुख्य आधार है। तो विकल्प नंबर 1 इसमें सही है। उसके बाद हम बात करें कि कक्षा कक्ष परिस्थिति में, जैसे कोई भी कक्षा कक्ष है उसके समय जो परिस्थिति है, कक्षा कक्ष की परिस्थिति में
दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियां प्रयोग में लेते समय, कक्षा कक्ष में कोई भी अध्यापक है, ये दृश्य श्रव्य जो है वो सहायक सामग्री का प्रयोग ले रहा है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहा है, तकनीकी का प्रयोग कर रहा है, तो शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है। एक कक्षा कक्ष में जब कक्षा अनवरत चल रही है, कक्षा निरंतर चल रही है और उस समय एक अध्यापक दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहा है, तो ये जो प्रयोग कर रहा है ये किस सूत्र विधि पर आधारित है, कौन से सूत्र पर जो है आधारित है। चलती हुई कक्षा में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का एक अध्यापक जो है प्रयोग में ला रहा है, तो ये कौन सी जो है सूत्र, कौन से सूत्र पर आधारित है। तो देखो कोई भी वस्तु लाके बालकों को दिखा रहा है, अगर श्रव्य दृश्य की बात करें, दृश्य श्रव्य की बात करें, तो यहाँ पे तकनीकी से संबंधित है। जैसे वो रेडियो लेके आ रहा है, श्रव्य सामग्री लेके आ रहा है, वो टेलीविजन लेके आ रहा है, दृश्य श्रव्य सामग्री लेके आ रहा है, प्रोजेक्टर लेके आ रहा है, या अन्य किसी तरह की कोई चीज़ लेके आ रहा है, मानचित्र लेके आ रहा है, तो बालक सबसे पहले उसको देखता है, उसके सामने आते ही वो देखता है और फिर उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। यानी देख कर जो चिंतन कर रहा है, यानी विषय वस्तु को सम्मिलित करने के बाद में, लाने के बाद में बालक के मन में कल्पना आती है। नहीं लाने से पहले क्या कल्पना आएगी। चलती हुई कक्षा कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रहा है अध्यापक, तो कौन से सूत्र पर आधारित है, तो वो विषय वस्तु आ जाएगी जिसे मूर्ति, यानी वो उसके समक्ष प्रस्तुत कर देता है मूर्ति के रूप में। मूर्ति का अर्थ होता है जिसे मूर्ति के रूप में या स्पष्ट रूप से सामने लाकर बालक को प्रदर्शित किया जाता है, वो कहलाती है मूर्ति। ठीक है, बालक मूर्त से क्या करेगा, अमूर्त की ओर जाएगा, बालक मूर्त से अमूर्त की ओर जाएगा, यानी उसके सामने जो चीज है उसको देखता हुआ आगे की ओर ज्ञान ग्रहण करता है, तो वो कहलाती है मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त की ओर। तो ये वाला विकल्प ही यहाँ पे सही होगा, पहला वाला विकल्प ही है, जिसमें बालक के सामने जो है दृश्य श्रव्य सामग्री जो है वो एक मूर्त वस्तु के रूप में सम्मिलित करता है और फिर उसके बारे में बालक को अवगत कराता है और आगे का ज्ञान वो बालक को प्रदान करता है। सरल से जटिल, सरल से जटिल भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा है, तो मूर्त से अमूर्त वाला सूत्र इसमें ज़्यादा जरूरी है। करके सीखना, विश्लेषण से संश्लेषण, ये व्याकरण की विधियाँ आ जाती है, अन्यथा बाकी दूसरी व्याकरण विधियाँ हैं। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री की बात कर रहा है, तो मूर्त से अमूर्त वाला विकल्प इसमें सही होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 56 जो है, इस 56 में प्रश्न में लिखा हुआ है, जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर भी कोई अंतर नहीं आता। जब कोई भी परीक्षा है उसमें बार बार अंकन किया जाता है, बार बार अंक प्रदान किए जाते हैं और उनमें अंतर नहीं आ रहा है, कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, तो उसका क्या कारण है, उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे देखो विकल्प में दिए हुए वेदता दिया हुआ है, व्याकरण दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठता दी हुई है, जो है विश्वसनीयता दी हुई है। तो यहाँ पे ये मूल्यांकन की जो है विशेषताएं हैं सारी, व्याकरण जो है ये मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो व्याकरण नाम का विकल्प तो हो ही नहीं सकता। इसमें अपने जो है जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर भी कोई भी अंतर नहीं आता है, तो ये कहलाती है वस्तुनिष्ठता, ये कहलाती है वस्तुनिष्ठता। यानी कोई भी प्रश्न है उसको जो है अध्यापक बार बार कोई भी, जैसे बालक की परीक्षा ले ली जाती है और बालक की परीक्षा लेने के पश्चात जो है, जैसे मैंने कॉपी चेक की है, मैंने उसकी अभ्यास पुस्तिका है, मैंने उसकी जो है परीक्षा की जो है कॉपी चेक की, उसमें उसके 20 में से 20 प्रश्न आए, 20 में से 20 उत्तर आ गए, 20 सही है, मैंने जांचा 20 आ गए। अभ्यास वाले वस्तुनिष्ठता पर आधारित प्रश्न है, 20 में से 20 आ गए। ठीक है, दूसरे अध्यापक ने जांच की, वो भी सेम वो के वही विकल्प देख के 20 में से 20 देगा, तीसरा वाला दे रहा तो भी 20 में से 20 देगा। कितने ही अध्यापक जांचे, एक अध्यापक के जो है निरीक्षण करने के बाद कितने ही दूसरे अध्यापक जांचते हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर में कोई जो है उनके अंकों में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं आता है, तो वो कहलाती है वस्तुनिष्ठता, वो कहलाती है वस्तुनिष्ठता। अगर वस्तुनिष्ठता नहीं होगी, अभ्यास नहीं होंगे, तो स्वाभाविक है अंतर तो आना ही है। अगर मैं निबंधात्मक प्रश्न दे दूंगा तो बालक के सामने 20 में से 20 अगर उसके अंक आ सकते हैं, कोई अध्यापक 18 भी दे सकता है, कोई 19 भी दे देगा, कोई 15 भी दे देगा, कोई 16 भी दे देगा, उसकी शैली के हिसाब से देगा। लेकिन वस्तुनिष्ठता अगर होगी विकल्प में, तो अभ्यास में क्या है, जैसे आप लोगों ने प्रश्न किया, अभी प्रश्न करके गए, इसमें जो विकल्प सही है उसी का चयन करेंगे, उसमें लिखने वाली बात है नहीं। तो केवल आपने ओमार शीट भरी है, उसी के आधार पे, वस्तुनिष्ठता के आधार पे ओमार शीट भरी है, बहुविकल्पों के आधार पे जो है ओमार शीट भरी है। अब एक मैं उस सही प्रश्नों को चयन करूंगा, तो जो सही प्रश्नों का चयन किए मैंने, 20 में से 20 आ रहे हैं तो 20 में से 20 आएंगे, या 30 में से आप लोगों के 30 आ रहे हैं तो 30 में से 30 आएंगे। और दूसरा, अगर कोई अध्यापक जांच करेगा तो हिंदी में मैंने जैसा आपका चेक किया वैसा का वैसा वही करेगा, जो विकल्प सही है उनमें से 30 में से 30 ही आएंगे, तो यहाँ पे ये कहलाती है वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो ये प्रश्न था अपना कि जब परीक्षा में बार बार अंकन करने पर भी
कोई अंतर नहीं आता है, बार बार अंक देने पर भी कोई अंतर नहीं आता है, तो वो कहलाती है वस्तुनिष्ठता। उसके बाद देखो 57वां प्रश्न है, किसने उपलब्धि परीक्षाओं की मानकीकृत व अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत प्रस्तुत किया है? ठीक है, डगलस एंड हॉलैंड की बात करें, देखो ये उपलब्धि परीक्षण है, इसमें पहला अपना प्रश्न आया हुआ उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में लिखा हुआ है कि उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, तो कक्षा कक्ष में बालकों के स्तर की जांच करने के लिए कि बालक ने सीखा कि नहीं सीखा, कितना सीखा नहीं सीखा, सीखा नहीं सीखने वाली जो बात होती है वो होती है उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा जो है ये बालक के स्तर की जांच की जाती है। उपलब्धि परीक्षण यानी बालक की उपलब्धि का परीक्षण किया जाता है, बालक ने कितना सीखा उसका परीक्षण किया जाता है, किस बालक ने सीखा किसने नहीं सीखा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात भी ध्यान रखना है, उपलब्धि परीक्षण का जो अंतिम सोपान होता है उसके अंतर्गत समस्यात्मक बालक की पहचान कर ली जाती है। ठीक है, समस्यात्मक बालक की जो है पहचान कर ली जाती है कि इस बालक ने सीखा है या क्यों नहीं सीखा है, जो है ये यहाँ तक जो है स्पष्ट रूप से उपलब्धि परीक्षण में केवल बालक के स्तर को ही जांचा जाता है, बालक के स्तर की पहचान की जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि समस्यात्मक बालक की पहचान उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से कर लेते हैं। अब उपलब्धि परीक्षण में दो प्रकार के उपलब्धि परीक्षण होते हैं, एक होता है मानकीकृत, एक होता है मानकीकृत, जिसे हम प्रमाणीकृत भी कहते हैं। मानकीकृत का अर्थ होता है जो ब्लूप्रिंट पर, नील पत्र पर आधारित होता है, जो पहले से ही जिसकी गतिविधि फिक्स होती है। ये विभाग किसी बोर्ड अधिकारी के द्वारा या किसी विभाग द्वारा जो है ये पहले से ही जो है लागू कर दिया जाता है, और इसके जो है सभी परिप्रेक्ष्य प्रश्न उत्तर जितने भी सब है वो बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं और ये प्रमाणित होते हैं, तो वो कहलाता है मानकीकृत। तो जैसे 10वीं बोर्ड की परीक्षा है तो 10वीं बोर्ड में पेपर आते हैं, आगे से आएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आएंगे तो वो मानकीकृत है, पहले से जो उनका ब्लूप्रिंट निर्धारित कर दिया गया है कि इस पार्ट में से इतने नंबर के आएंगे और ये निबंधात्मक प्रश्न इतने नंबर के आएंगे, वस्तुनिष्ठ इतने प्रकार के आएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न इतने नंबर के आएंगे, वो पहले से जो है प्रमाणित कर दिया जाता है। तो ये बोर्ड या किसी अधीनस्थ विभाग के द्वारा जो ब्लूप्रिंट तैयार करके जो प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं वो कहलाते हैं मानकीकृत। दूसरा होता है अमानकीकृत। अमानकीकृत को हम कह सकते हैं अध्यापक निर्मित, अध्यापक निर्मित भी कह सकते हैं, यानी एक कक्ष में अध्यापक पढ़ाने के बाद में जो टेस्ट लेता है अध्यापक, जैसे कोई भी परीक्षा है 9वीं 10वीं की बालकों की परीक्षा ले रहा है तो उसने 5वां पाठ पढ़ा है, तो 5वें पाठ पढ़ाने के बाद में जो परीक्षा लेता है कि मैं कल आप लोगों की जो है इसमें से 5वें पाठ की जो है वो टेस्ट लूँगा, और वो 5वें पाठ के टेस्ट तैयार करेगा, तो कोई ब्लूप्रिंट पर आधारित जो है वो पेपर नहीं बनाता है, किसी भी तरह की जो है वो गतिविधि उसमें नहीं अपनाता है, अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार वो बालकों को जो है वो प्रश्न पत्र दे देता है, तो ये कहलाता है अमानकीकृत, जो किसी बोर्ड अधिकारी के द्वारा नहीं दिए जाते, स्वयं अध्यापक देता है। अध्यापक करक या विद्यालयकृत परीक्षाएं होती है जो विद्यालय में टेस्टों के रूप में लागू होती है, वो कहलाती है अमानकीकृत परीक्षण। और ये दो भागों में बांटने का जो मुख्य कार्य किया था इन्होंने किया था डगलस एंड हॉलैंड ने। प्रश्न की बात करते हैं वापस कि किसने उपलब्धि परीक्षाओं की मानकीकृत व अमानकीकृत, अमानकीकृत को अध्यापक निर्मित भी कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत प्रस्तुत किया है, तो डगलस एंड हॉलैंड है, इन दोनों ने ही जो है इसको दो भागों में जो है विभाजित किया है, ये काम किया था डगलस एंड हॉलैंड ने। तो ये वाला विकल्प अपना इसमें सही है, तो विकल्प नंबर 1 अपना इसमें सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे वाले प्रश्न की। इस मूल्यांकन में 58, प्रश्न नंबर 58 है, 58 में लिखा हुआ है इस मूल्यांकन में जहां बालकों की प्रगति से अवगत रहता है, यानी ऐसा कौन सा मूल्यांकन है जहां अध्यापक, ये अध्यापक है और अध्यापक जो है बालकों की प्रगति से अवगत रहता है, बालकों की प्रगति के बारे में जानता है, अवगत यानी वो भली प्रकार से जानता है, बालक की प्रगति के बारे में अवगत रहता है, वह बालक भी सतत सावधान होकर वर्ष भर परिश्रम करता रहता है। यानी यहाँ पे अध्यापक को निर्धारित पता रहता है कि अध्यापक जो है बालकों की प्रगति के बारे में भली भांति प्रकार से जानता है, और बालक भी, अब बालक क्या करता है, बालक भी जो है सतत व सावधान होकर, बालक भी जो है सतत व सावधान होकर निरंतर जो है परिश्रम करता रहता है, निरंतर परिश्रम करता रहता है। यहाँ पे सतत की अगर हम बात करें तो सतत का अर्थ होता है निरंतर, और जहाँ पे निरंतरता की बात होती है वहाँ पे आता है अपना CCE। ठीक है, CCE जो है ये मूल्यांकन प्रक्रिया है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन पद्धति है, और इस सतत एवं समग्र मूल्यांकन के तहत ही ये सतत हो गया और ये हो गया अपना समग्र, जिसे हम व्यापक भी कहते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसे हम कहते हैं
यहाँ पे सतत का अर्थ होता है निरंतर, यानी किसी बालक का जो है कक्षा में 1 जुलाई को बालक विद्यालय में जाता है और 1 जुलाई में जाने के बाद में उसकी जो परिपाटी होती है, कक्षा विद्यालय का पहला दिन, विद्यालय का पहला जो दिन होता है फर्स्ट डे से लेके 17 अवसान, यानी अंतिम जो समय होता है उसका अंतिम दिन तक जो अध्यापक उसका मूल्यांकन करता है वो कहलाता है सतत, निरंतर, लगातार, वो कहलाता है निरंतर मूल्यांकन। यानी कक्ष में या विद्यालय में पहले दिन से लेके बालक के अंतिम दिन तक का जो मूल्यांकन किया जाता है वो कहलाता है सतत मूल्यांकन। और व्यापक की बात करें जिसे हम समग्र भी कह सकते हैं, समग्र मूल्यांकन में क्या होता है, इसमें बालक के सभी पक्षों को देखा जाता है, केवल उसके शिक्षा के दृष्टिकोण से ही न देखे, उससे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक या सांवेगिक या बौद्धिक या किसी भी तरह के नैतिक कारणों से जो बालक का मूल्यांकन किया जाता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में कैसा है, वो जो है खेलने के क्षेत्र में कैसा है, उसका सामाजिक क्रियाकलाप कैसा है, अपने मित्रों के साथ में जो किस तरह का व्यवहार रखता है, उसकी संवेगात्मक स्थिति क्या है, इन सब का जो है व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, समग्र मूल्यांकन किया जाता है, वो कहलाता है व्यापक या समग्र मूल्यांकन। तो यहाँ पे बालक का जो है अध्यापक के द्वारा प्रगति जो है अध्यापक जो है बालकों की प्रगति से अवगत रहता है और बालक भी सतत व सावधान रहकर निरंतर परिश्रम करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE। ठीक है, तो यहाँ विकल्प नंबर 3 अपना इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 59 की बात करें कि छात्र की भाषा शिक्षण में कमजोरी के कारणों या अधिगम की कठिनाइयों के कारणों की जानकारी किसके माध्यम से की जाती है। अब ये प्रश्न लिखा हुआ है छात्र की भाषा शिक्षण में कमजोरी। भाषा शिक्षण में कोई भी छात्र कमजोर है, भाषा सीखने में कोई भी छात्र जो है भाषा शिक्षण की कमजोरी है, बालक में कोई कमजोर बालक है जिसमें भाषा सीखने की गतिविधियां बहुत कमजोर है के कारणों व अधिगम की कठिनाई के कारण भाषा शिक्षण की कमजोरी है, भाषा को ढंग से नहीं सीख पा रहा है, या अधिगम या शिक्षा प्रक्रिया को ढंग से वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है, अधिगम नहीं कर पा रहा है, भाषा शिक्षण की कमजोरी या अधिगम की कठिनाई के कारणों कि बालक किस वजह से नहीं सीख पा रहा है, उसके क्या कारण है, कौन सी समस्याएं आ रही है, किस वजह से वो सीख नहीं पा रहा है कक्ष में, या किस तरह से जो है किन कारणों की वजह से वो शिक्षण नहीं कर पा रहा है। तो भाषा शिक्षण में बालक की कमजोरियों और अधिगम की कठिनाइयों के कारणों की जानकारी किसके माध्यम से ली जाती है। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मूल्यांकन की बात करेंगे तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है और उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है। तो अपने को सीधे सीधे केवल शब्दों के माध्यम से समझना है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला है उपलब्धि परीक्षण और इसको ज्ञानार्जन परीक्षण भी कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण जो है इसमें समस्यात्मक बालक की पहचान की जाती है, समस्यात्मक बालक की जो है पहचान की जाती है। समस्यात्मक बालक की किस बालक ने सीखा, किसने नहीं सीखा, उपलब्धियां कितनी है उसका परीक्षण करना, बालक की उपलब्धि, बालक ने पढ़ने में क्या उपलब्धियां, सीखने की जो उपलब्धियां होती है कि बालक ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, उनका परीक्षण करना, यानी समस्यात्मक बालक की पहचान हो जाएगी। ये बालक सीखा है, ये नहीं सीखा है। तो जो नहीं सीखे उनका बाद में हम निदान करेंगे, उपचार करेंगे। तो जो नहीं सीखे बालकों की पहचान करना, तो केवल समस्यात्मक बालक जिन्होंने नहीं सीखा है, समस्यात्मक बालक की पहचान किसके माध्यम से की जाती है, उपलब्धि परीक्षण के हिसाब से। उपलब्धि परीक्षण के बाद जो दूसरा सोपान आता है वो आता है निदानात्मक परीक्षण। दूसरा आता है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, कारणों को जाना जाता है। निदान यानी कारण होते हैं, निदान यानी कारण होता है, यानी बालक में शिक्षण के समय कौन कौन से कारण ऐसे थे, भाषा शिक्षण में कौन कौन सी कमजोरियां ऐसी रह गई। ये बात यहाँ अप्लाई हो रही है कि भाषा शिक्षण में ऐसी कौन कौन सी कमजोरियां रह गई या अधिगम में ऐसी कौन सी कठिनाइयां आई, उन कारणों को जानने की जो बात की जाती है, उन कारणों को जो जाना जाता है वो जाना जाता है निदानात्मक परीक्षण में। तो निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, समस्याओं का पता लगाना, समस्याओं का पता लगाना। यहाँ पे समस्याओं का पता लगाया जाता है, समस्याओं का पता लगाया जाता है, समस्याओं का जो है हल नहीं किया जाता, केवल समस्याओं का पता लगाया जाता है। अधिगम की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाया जाता है, अधिगम की कठिनाई के कारणों को जाना जाता है, वो कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। इनके बाद में जो तीसरे स्टेप पे होता है वो कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण। तीसरा जो होता है वो कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण।
उपचारात्मक शिक्षण जिसे हम कहते हैं, शिक्षण होता है यहाँ पे, परीक्षण नहीं होता है। दो जो चीज़ होती है, उपलब्धि परीक्षण होता है और निदान परीक्षण होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। ये चीज़ ध्यान रखना अपने को यहाँ, उपचारात्मक शिक्षण होगा। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है कि समस्यात्मक बालक की पहचान भी हमने कर ली उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा समस्याओं को जान लिया कि बालक के पढ़ने में कौन कौन सी समस्या आ रही थी। अब उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है यहाँ पे, प्रशिक्षण नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इस स्टेप पे उसका शिक्षण करते हैं, उसका उपचार करते हैं। तो उपचार कैसे करेंगे, जो समस्याएं आ रही थी उनको बालक को उन समस्याओं का सरलता से जो है वो उसका जो है हल करवा दिया जाता है। सरलता से जो समस्याएं हुई थी उनको दोबारा शिक्षण कार्य करवा दिया जाता है, उसे अच्छी प्रकार से भली भांति इस प्रकार से उसकी समस्याओं को जानकर उनका हल कर दिया जाता है, वो कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। तो अपने को यहाँ पे प्रश्न था छात्र की भाषा में शिक्षण में कमजोरियों के कारणों, भाषा शिक्षण की कमजोरी के कारणों और अधिगम की कठिनाई के कारणों को जानने के लिए जो है वो किस माध्यम से कौन से परीक्षण के द्वारा की जाती है। तो यहाँ विकल्प नंबर 3 आ जाएगा, निदानात्मक परीक्षण अपना सही होगा, निदानात्मक परीक्षण आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 जो है लिखा हुआ है, निदानात्मक परीक्षण के प्रश्न पत्र के प्रश्नों व उत्तरों की जांच। निदानात्मक परीक्षण अभी है, मैंने समझाया आप लोगों को कि निदानात्मक परीक्षण जो होता है ये बालक की समस्याओं को जानने का परीक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण के प्रश्न पत्र के प्रश्नों, निदानात्मक परीक्षण में जो प्रश्न पत्र है, जो चुनौतियां कठिनाइयों से संबंधित जो प्रश्न है, उन उत्तरों की जांच किसके द्वारा किया जाना अधिक लाभप्रद होता है। यानी उत्तरों की जांच, अगर एक बालक को कोई भी समस्या आती है, अगर उसे उस समस्या से संबंधित अध्यापक सामने उस सारी चीज़ों का सॉल्यूशन करवाता है, सारी चीज़ें उसे बताता है, तो उसके शीघ्रता से समझ में आ जाता है। एक बात और ध्यान देना है कि निदानात्मक परीक्षण जो होता है इसमें प्रश्न पत्र व उत्तरों की जांच अगर स्वयं अभ्यर्थी करेगा, स्वयं बालक करेगा, तो वो क्या करेगा, शीघ्रता से उनको शीघ्रता से सीख जाता है, उसके लिए रुचिपूर्ण भी होता है। और ये प्रश्न मेरा गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा जो है वो सीखता हुआ बालक शीघ्रता से अपने जो है दिलो दिमाग में उस प्रश्न की छवि बना लेता है, उसके उत्तर को सही प्रकार से जान लेता है। तो यहाँ पे स्वयं छात्र जो है ये विकल्प सही होगा। स्वयं छात्र के द्वारा जो है उसका आकलन किया जाना ज़्यादा जरूरी, आकलन करता है, स्वयं के बारे में जानता है, तो वो शीघ्रता से सीख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं बालक जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण के प्रश्न पत्र में प्रश्नों उत्तरों की जांच किसके द्वारा किया जाना अधिक लाभप्रद होता है, तो अधिक लाभप्रद तो स्वयं छात्र के द्वारा होता है। वैसे अध्यापक भी बता सकता है, माता पिता भी उसमें समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसके मित्रगण, उसके प्रधानाचार्य सभी उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन स्वयं बालक अपने उत्तरों को जानेगा, उसने क्या गलतियां की है, क्या गलतियां जो है उसकी सुधारने योग्य हैं, उन गलतियों को देखता हुआ स्वयं सुधारेगा तो शीघ्रता से सीख जाएगा। तो यहाँ पे स्वयं छात्र हो जाएगा। और ये अपनी हिंदी की क्लास में जो आज का पेपर था उसको मैंने आप लोगों को भलीभांति प्रकार से हल करवाया। निरंतर आप पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और निरंतर मेहनत करते रहो, आप अवश्य अपनी सफलता को प्राप्त करोगे। किसी के प्रश्न गलत हुए हैं तो मन में हीन भावना नहीं लानी है, छोटा मन नहीं करना है। तो आपको तैयारी की आवश्यकता है, तो रेगुलर अपनी तैयारी में जुटे रहे और साथ में हम आपका सहयोग करते रहेंगे। पूरा संज्ञान परिवार आपके साथ में है और इसी तरह निरंतर प्रगति करते हुए आप आगे बढ़े। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।